अब क्या हुआ, अब दो व्यू पॉइंट्स आ गए, एक में जो फेवर कर रहे थे और एक जो फेवर नहीं कर रहे थे। इसी के वजह से यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोटेस्ट हो रहे थे। यहाँ अंदर से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ये चीज़ हो। इसके वजह से क्या हो गया, मिलिट्री कूप हो गया। उन्होंने मिलिट्री कूप मतलब तत्ता पलट, मतलब कि मिलिट्री का राज। क्या सोचा कम्युनिस्ट लीडर्स के अंदर के लोगों ने, उन्होंने ये सोचा कि भाई गोर्बाचेव पागल हो गया है, ये क्या रिफॉर्म्स लेके आ रहा है, ये जो रिफॉर्म्स बोल रहा है ना, पेरिस्टोकिया और ओपननेस, अरे इससे सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होगा, ये तो बुढ़ा सड़क गया है, ये पागल हो गया है। ठीक है, पीपल स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट। अंदर के लीडर्स गोर्बाचेव सर के बारे में ऐसा सोचने लगे। तो क्या किया उन्होंने मिलिट्री कूप लेके आ गए। वो 1991 में ना मिलिट्री कूप होगी, तत्ता पलट हो गया। फिर क्या हुआ, जब अब तत्ता पलट हो गया ना, अब क्या था, स्लाइड भी चेंज हो गई। अब क्या था, अब लोगों को ना, खास करके ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जब पेरिस्टोकिया और ओपननेस जैसी पॉलिसीज आई ना, अब उनको फ्रीडम का टेस्ट कैसे होता है ना, डेमोक्रेसी होती कैसे है, अब उनको उस चीज़ की ना लत लग गई। ठीक है, ऑलरेडी वो वेस्ट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी हमारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ऊपर से ये गोर्बाचेव की पॉलिसीज, उनको लत लग गई कि नहीं यार, हमको तो अब ये फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। जब पे ये मिलिट्री कूप हुआ ना, उन्होंने ठान लिया, ठीक है, उन्होंने ठान लिया इस मिलिट्री कूप जब हुआ 1991 में, कि वो इस बारी पुराना स्टाइल ऑफ कम्युनिस्ट रूल तो नहीं लागू होने देंगे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। ये देखो, now the people had tasted the freedom, so they did not want the old style of communist party. अब ये पुराना स्टाइल जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी का, वो अपने कंट्री में लागू नहीं होने देंगे। ठीक है, जो बोरिस, अब उस टाइम पे जब मिलिट्री कूप हो रहा था, अब उस टाइम पे बोरिस येल्चिन जो कि मेयर थे, किसके मेयर थे, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर मेयर थे, गोर्बाचेव के क्लोज रिलेशन से उसके साथ, उनको रियलाइज़ हुआ कि गोर्बाचेव असल में इतना कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, वो कोई रिफॉर्म्स नहीं लेके आ रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ना, जिसके वो मेंबर थे ऑफ सोवियत यूनियन के, उन्होंने उस पार्टी से अपना रेजिग्नेशन दिया और बोरिस येल्चिन ने एक नेशनल हीरो की तरह आए इन अपोजिंग दिस कूप। मतलब कि उन्होंने इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ की हेल्प की इस कूप को हटाने के लिए, इस कूप को अपोज करने के लिए, समझ के। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, रशियन रिपब्लिक वेयर येल्सिन बॉर्न, बोरिस येल्सिन बॉर्न, ठीक है, बिगेन टू शेक ऑफ द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अब वो ये रहे हैं कि जो रशियन रिपब्लिक, येल्सिन ने क्या किया, बोरिस येल्सिन ने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को हेल्प की कि वो इस मिलिट्री कूप को जो 1991 में हुआ था ना उनके ऊपर, वो इस चीज़ को अपोज कर सके, उस चीज़ के अगेंस्ट जा सके। ठीक है, कि वापस कम्युनिस्ट पार्टी उनके ऊपर राज ना करें ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर। इन्होंने हेल्प की, बोरिस येल्सिन ने उनकी। ठीक है, फिर जब वो सक्सेसफुल हो गए इस चीज़ में, आफ्टर ऑल वो सक्सेसफुल हो गए, वो कम्युनिस्ट पार्टी को ख़त्म करने में सक्सेसफुल हो गए। फिर रशियन रिपब्लिक बना, एक अलग रशिया रिपब्लिक बना, एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बना, वहाँ पे पॉपुलर इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शंस में बोरिस येल्सिन जीते और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पावर सेंट्रलाइज करनी शुरू कर दी। मतलब कि जो सभी की सभी पावर रशिया एज अ हेड के पास थी ना, वो पावर थोड़ी निकाल के बाकी ग्रुप्स को देनी शुरू कर दी, बाकी 15 रिपब्लिक्स को देनी शुरू कर दी, खासकर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। कौन सी, लताविया, रुथेनिया, बेलारूस, यूक्रेन, एस्टोनिया, इन कंट्रीज को पावर देनी शुरू कर दी। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे सभी की सभी पावर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर्स को डिवाइड कर दिया। तो जो सेंट्रलाइजेशन थी ना, सेंट्रलाइज पावर थी, जो रशिया के पास पावर थी, वो थोड़ी पावर निकाल के ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को देनी शुरू कर दी। फिर इन दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, 3 मेजर इंडिपेंडेंट, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बंदे थे यूएसएसआर के,
उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया है, सोवियत यूनियन इज डिसबैंडेड, ठीक है, अब सोवियत यूनियन नाम की कोई भी चीज़ नहीं रही, ठीक है, ये सोवियत यूनियन से अलग हो गए, दे हैड बिकम इंडिपेंडेंट। कौन सी सबसे पहले कौन सी थी, अब पूछा जाएगा आपको, which were the first states who declared themselves as independent, who stated that the Soviet Union has been disbanded, वो कौन सी थी, एक थी रशिया, फिर यूक्रेन, फिर बेलारूस, समझ के। फिफ्थ पॉइंट, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन वॉज बैन, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत यूनियन की उसको भी बैन कर दिया गया, समझ के। सिक्स्थ पॉइंट, 6.8 थी, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। अब इन्होंने ये बोला कि जो कैपिटल, अब सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया है, अब रशिया, यूक्रेन, बेलारूस इंडिपेंडेंट हो गए हैं और बाकी रिपब्लिक्स भी इंडिपेंडेंट हो गई हैं। अब उनकी मर्ज़ी है कि पोस्ट डिसइंटीग्रेशन के बाद उनकी मर्ज़ी है कि अब कैपिटलिज्म या डेमोक्रेसी को वो अडॉप्ट करें या ना करें। मतलब कि कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज अ बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स, ठीक है, ये अडॉप्ट किया जाएगा, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी अडॉप्ट की जाएगी सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद। द डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स केम एज अ सरप्राइज टू अदर रिपब्लिक्स, स्पेशली टू सेंट्रल एशियन वंस। क्या बोलते हैं कि जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो उन्होंने एक नई बॉडी बनाई, क्या नाम था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। हैरानगी की बात ये है कि इस चीज़ को देख के सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ बहुत हैरान हो गई थी कि ये क्यों भाई, अब CIS क्यों बना रहे हो, क्या मोटिव है भाई। CIS बनाया ही इसीलिए गया था ताकि वो स्तान कंट्रीज़, स्तान मतलब कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी कंट्रीज़ को खुश कर सके। क्यों, बिकॉज यही स्तान कंट्रीज़, हमने पीछे पढ़ा था, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन नहीं चाहती थी। उसके बाद अब देखो, अब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया 15 में, 15 जो भी होती है ना 15 कंट्रीज़ में। अब UN जनरल सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है, जो जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, आपको पता है ना, एक USA, एक USSR है, ठीक है, एक ब्रिटेन है, एक चाइना है और एक फ्रांस है। अब तो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, 15 कंट्रीज़ में बट गए, USSR ख़त्म हो गया। अब UN जनरल असेंबली में कौन रिप्रेजेंट करेगा, अब UN जनरल असेंबली में इन 15 रिपब्लिक्स को रशिया करेगा। अभी भी रशिया की पोजीशन डोमिनेंट है, यहाँ पे देखो, इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट ऑफ द UN जनरल असेंबली, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे पढ़ो, इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन UN जनरल असेंबली, ठीक है, रशिया एक्सेप्टेड, किसने, इन इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन UN सिक्योरिटी काउंसिल, किसने, रशिया ने, और रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। मतलब कि अब UN जनरल असेंबली में उन 15 कंट्रीज़ को रशिया रिप्रेजेंट करेगा और कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी होगी, ठीक है, वो भी रशिया ही साइन करेगा। अभी भी रशिया की डोमिनेंस ख़त्म नहीं हुई। गॉट माई पॉइंट? ओके, अब नेक्स्ट चीज़, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने बनाए थे, आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट विद यू। What were the factors that forced the Gorbachev to initiate the reforms in the USSR? पहली बात, the old system of USSR was more authoritarian or even the dictatorship style of government. अभी हमने पढ़ा कि जो पुराना सिस्टम था USSR का वो ज़्यादा अथॉरिटेरियन था, ठीक है, डिक्टेटरशिप ही थी एक तरीके की, लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है, लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदने की आज़ादी नहीं थी। द सिटीजन्स वर हाईली कंट्रोल्ड, इन सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया था,
ठीक है। तो गॉर्बेचेव चाहते थे कि इस सिस्टम को हम थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो ह्यूज एक्सपेंडिचर जो था ना वो मिलिट्री के ऊपर स्पेंड किया जाता था, जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट बुरा था किसके ऊपर, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उनको क्या किया, उनको फूड इंपोर्ट कराना पड़ा दूसरी नेशन से, ठीक है। पहला क्या था कि ओल्ड सिस्टम जो था यूएसएसआर का बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन था, लोगों का दम घुटता था और इतनी ज़्यादा डिक्टेटरशिप थी, वो थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज लेके आना था। सेकेंड रीज़न क्या था, वो सिस्टम को डेमोक्रेसी लेके आना चाहते थे। थर्ड रीज़न क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो था वो मिलिट्री पे ऊपर स्पेंड किया जाता था, ठीक है, आर्म्स रेसेस पे स्पेंड किया जाता था। इसीलिए वो इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आए ताकि जो एक्सपेंडिचर सारा का सारा मिलिट्री के ऊपर स्पेंड किया जाता था ना, वो उस पर थोड़ा सा कम करके कहीं और जगह पे भी स्पेंड किया जाए। समझ के, ये रीजंस थे जिसके वजह से गॉर्बेचेव ने क्या किया, गॉर्बेचेव ने रिफॉर्म्स लेके आए। समझ गए। नेक्स्ट, आफ्टर द ह्यूज सर्वे बाय द गॉर्बेचेव टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी, why this policy came out to be a total failure। इतना सर्वे किया गॉर्बेचेव ने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले, तब भी ये पॉलिसी क्यों फेलियर बन गई, अब इसके रीजंस भी देखेंगे हम, ठीक है। लेट्स सी दैट। पहला, दिस वॉज बिकॉज ऑफ द टू व्यू पॉइंट्स विच इमर्ज्ड एट द टाइम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। ये क्यों था, ये दो व्यू पॉइंट्स के वजह से था जो इमर्ज हुए थे। कब वो इमर्ज हुए थे, जब ये पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही थी। अभी दो व्यू पॉइंट्स मैंने बताए। एक व्यू पॉइंट ये था कि वो सभी के सभी लोग उसको फेवर कर रहे थे, ठीक है। किसको फेवर कर रहे थे, इनकी पॉलिसीज़ को, गॉर्बेचेव की पॉलिसीज़ को ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ फेवर कर दी थी, और दूसरा कि जो अंदर के सोवियत लीडर्स थे वो इसके अगेंस्ट थे। दो व्यू पॉइंट्स डेवलप हो गए। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज चाहती थी कि ये पॉलिसीज़ और जल्दी इम्प्लीमेंट हो, और दो और दो और दो, हमें और दो, हमारा पेट नहीं भरा, जल्दी जल्दी करो, बहुत जल्दी 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 करो। पर जो कम्युनिस्ट लीडर्स थे वो ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट ही नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि ये इनके अथॉरिटेटिव रूल को हर्ट कर रही थी। मतलब कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज कहती थी और जल्दी करो और दो और दो, ये कह रहे थे इतना जल्दी मत करो। जो ये वाले कंट्री, जो सोवियत लीडर्स थे ना, वो कह रहे थे इतना जल्दी मत करो, ठीक है, धीरे करो। वो कह रहे थे जल्दी करो, ये कह रहे थे धीरे करो, ठीक है। ये कह रहे थे और दो और दो और दो, और ये सोवियत लीडर्स कह रहे थे इतना मत दो, ठीक है। इन दो व्यू पॉइंट्स के बीच में गॉर्बेचेव सर पिस गए, ठीक है, वो पिस गए, जिसके कारण ये पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाई। प्रोटेस्ट हो गए, फिर मिलिट्री कूप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, फिर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ और बोरिस येल्सिन ने मिलके उसको भी अपोज कर दिया। समझ गए, मिलिट्री कूप नहीं हो पाया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ओवरथ्रो होगी, सोवियत यूनियन डिसबैंडेड हो गया। आई होप आई एम मेकिंग यू क्लियर। एक बार पढ़ लेते हैं। दिस वॉज बिकॉज ऑफ टू व्यू पॉइंट्स विच वर इमर्ज्ड एट द टाइम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज। बड़ा कर दिया थोड़ा, ठीक है। दो व्यू पॉइंट्स जो इमर्ज हुए थे एट द टाइम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज वांटेड दिस पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड एट द फास्टर पेस। वो चाहती थी जल्दी जल्दी हो जाए। वेयर एज पॉलिटिकल लीडर्स इनसाइड द कम्युनिस्ट पार्टी डिड नॉट वांट टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। वो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना ही नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये उनके अथॉरिटेटिव रूल को हर्ट कर रहे थे। समझ गए? उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। नेक्स्ट, थोड़ा नीचे हो जाऊं मैं। ओ वाओ, मेरी फुल फोटो आ गई, अब अच्छे से दिख रही हूँ मैं। ओके। इन व्हाट मैनर गॉर्बेचेव रिफॉर्म्स पॉलिसीज वर प्रोटेस्टेड, हु टुक द कमांड ड्यूरिंग दीज इवेंट्स। अब किस तरीके से जो गॉर्बेचेव की पॉलिसीज थी उनका प्रोटेस्ट किया गया, ठीक है। मैंने बताया था ना, जब पॉलिसीज़ हुई थी तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ ने फ़ायदा उठाया और प्रोटेस्ट किया कि हमको और दो और दो, और उन्होंने ऐसी डिमांड रखनी शुरू कर दी कि अब तो कम्युनिज्म को फेंक दो और कैपिटलिज्म ही पूरा कर दो। अब ये इन व्हाट मैनर गॉर्बेचेव रिफॉर्म्स प्रोटेस्ट, कैसे इनके रिफॉर्म्स को प्रोटेस्ट किया गया था। खुल जाओ, यस, नाउ आई विल वर्क विद माई पेन।
who took the command during these events, और किसने इन कमांड्स पे और किसने मतलब कि हेल्प की थी इस जो ये प्रोटेस्ट में किसने हेल्प की थी? द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर द पार्ट ऑफ सोवियत ब्लॉक। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी ना वो सोवियत ब्लॉक का पार्ट थी, ठीक है। स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड सोवियत कंट्रोल, और वो अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगी। क्यों? उन्हीं पॉलिसीज़ के वजह से कि उनको और चाहिए, ठीक है। बोरिस येल्त्सिन जो थे उन्होंने कमांड ले ली थी इन इवेंट्स पे, मतलब कि बोरिस येल्त्सिन ने लोगों को सपोर्ट किया, ठीक है, कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने अपना कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दिया है, अब हम सब मिलके ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ और बोरिस येल्त्सिन मिलके, ठीक है, कम्युनिज्म को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और ये मिलिट्री कूप को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। बोरिस येल्त्सिन टुक द कमांड ड्यूरिंग दीज इवेंट्स एज ही गॉट द पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द पीपल इन द इलेक्शंस एंड बिगेन टू सेंट्रलाइज द कंट्रोल, और उन्होंने कंट्रोल सेंट्रलाइज कर एंड बिगेन टू शेक ऑफ द सेंट्रलाइज कंट्रोल। उन्होंने जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पूरी रशिया में थी ना वो बांटनी शुरू कर दी, मतलब कि देनी शुरू कर दी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ और बाकी कंट्रीज़ को। पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम दी सेंटर टू रिपब्लिक्स विच डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंस। पावर जो थी ना वो सेंटर से रिपब्लिक्स को जाने लगी, वही बताया, रशिया से बाकी कंट्रीज़ पे। In December 1991, under the leadership of Boris Yeltsin, Russia, Ukraine and Baltics, Baltics कौन सी होगी? एस्टोनिया, लताविया, रुथेनिया, पढ़ा था ना हमने बाल्टिक स्टेट्स कौन सी थी। उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वो सोवरियन है। समझ के मेरी बातों को, बहुत इजी शब्दों में बता रही हूँ कि गवर्नमेंट की गोर्बाचेव की पॉलिसी को कैसे प्रोटेस्ट किया गया। गोर्बाचेव की पॉलिसीज़ को ईस्ट यूरोपियन ने प्रोटेस्ट किया। किसके साथ मिलकर किया? बोरिस येल्त्सिन के साथ मिलकर किया। उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया और लोगों को प्रॉमिस किया कि अब वो क्या करेंगे, अब वो इस कम्युनिज्म को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जो ये रूल है इसको ख़त्म कर देंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, और ये मिलिट्री कूप के अगेंस्ट जाएंगे। और इस मिलिट्री कूप को अपोज करने में वो सक्सेसफुल रहे। उन्होंने कमांड ले ली, रशिया के इलेक्शन जीते तो उन्होंने पावर को डिसेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया, मतलब कि रशिया से कुछ पावर्स निकाल के बाकी स्टेट्स को, इंडिपेंडेंट स्टेट्स को देनी शुरू कर दी। दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन ने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कि रशिया, यूक्रेन और बाल्टिक स्टेट्स कौन सी हैं? एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये सब सोवरियन है। समझ गए? ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या कॉजेस थे डिसइंटीग्रेशन के। नाउ व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन? कॉजेस कुछ ये थे, नहीं क्या ऐसे ही थे कुछ, देखो स्क्रीन बड़ा कर दी मैंने। पॉलिटिकल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस और कुछ अदर रीजंस भी थे। मैंने इसके कॉजेस को डिवाइड कर दिया 3 टेबल्स के बीच में, एक पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिक और एक अदर रीजंस। पॉलिटिकल रीजंस में ये था, जो पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन हैड रूल्ड द कंट्री फॉर 70 years बट इट वाज नॉट अकाउंटेबल टू पीपल। येलो पोर्शन देखो इसका। इन्होंने ये बोल दिया कि जो सोवियत यूनियन की पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, 70 साल से भी ज़्यादा उन्होंने सोवियत यूनियन के ऊपर रूल किया, पर तब भी वो लोगों को अकाउंटेबल नहीं थी। उनको जो वो लॉज बनाती थी वो लोगों को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है, ठीक है। और अगर सपोज करो आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, यू आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम पीपल, ओके, एंड आपको जवाब ना मिले, ठीक है, आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो और आपको जवाब नहीं मिले, मैं आपको जवाब ना दूँ, आप मुझसे तंग हो जाओगे ना, आप इरिटेट हो जाओगे ना मुझसे, ठीक है, आप मुझे गालियाँ दोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये था कि मैं आपको जवाब भी नहीं दे रही, इसी तरीके से ये था, ये जवाब ही नहीं दे रहे थे, लोगों को जवाब देना ही नहीं समझते थे। 70 साल से ये वहाँ पे रूल करते, तब भी जवाब नहीं देना है।
Ordinary people were exempted from enjoying privileges and were debarred from participating in political affairs. अब ordinary लोगों को privileges नहीं दी जा रही थी. कैसी privileges? Right to express their views freely, जो मैंने पहले बताया था, वैसी privileges नहीं दी जा रही थी और उनको मना किया जा रहा था कि वो कोई भी political affairs के अंदर interfere नहीं करेंगे. सिर्फ वो अपना खाना नहीं क्या कहते हैं रोटी पकाएं, काम करें और रोटी पकाएं अपने तक, मतलब कहते ना तू अपने तक रख तेनूगी मैं जो मर्जी करा. वैसे सिस्टम ये था कि तुम अपने तक रहो, तुमको कुछ नहीं मतलब होना चाहिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तुमको नहीं राइट कि तुम कुछ भी नहीं बोलोगे. जैसे कई बार कहते हैं ना ये बड्डिया दी गल है, छोटे नूं विच बोलना नहीं चाहिए. मॉम डैड कहते हैं ना तुम छोटे हो तुम चुप रहो हम बड़े देख लेंगे. वैसे यही था कि उनको एग्जेम्प्ट किया गया, उनको बेसिक प्रिविलेजेस नहीं दी गई जैसे राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यू फ्रीली, और साथ में उनको मना किया गया कि तुम पॉलिटिकल ऐसे अफेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करोगे. समझ के ये था पॉलिटिकल रीजंस. लोग परेशान हो गए थे 70 साल से, उनको कोई जवाब नहीं मिलता जो वो पूछ रहे हैं. ठीक है, उनको बेसिक उनको बोलने की आज़ादी नहीं, उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदने की आज़ादी नहीं. ठीक है, उनको कोई आज़ादी नहीं थी तो लोग तंग हो गए. जब तंग हो गए तो बॉम्ब तो फटेगा, और वही फटा यहाँ पे. एक ये रीजंस उभर के आए पॉलिटिकल रीजंस. इकोनॉमिक रीजंस क्या था? इकोनॉमी ऑफ सोवियत यूनियन वाज गेटिंग डिटोरिएटेड डे बाय डे. सोवियत यूनियन की इकोनॉमी दिन ब दिन बदतर से बदतर हो रही थी. क्यों हो रही थी? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ना वो मिलिट्री पे स्पेंड कर देते. ठीक है, जिसके कारण उनको फूड ग्रेन्स भी ना, बेसिक फूड ग्रेन्स भी ना इम्पोर्ट कराने पड़ रहे थे दूसरे कंट्री से, जिसके वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन होगी. ऑफ कोर्स इकोनॉमिक स्टैग्नेशन ही हो जाएगी, पैसा ही नहीं है, स्टैग्नेंट होगी उनकी इकोनॉमी. जहाँ पे है ना वहीं की वहीं खड़ी की खड़ी रहेगी, गरीबी होगी वहाँ पे. ठीक है, और जो ये इकोनॉमिक स्टैग्नेशन थी ना, जो ये गरीबी थी ना, इस गरीबी से ना ईस्ट के लोगों को रियलाइज़ होने लग गया कि नहीं यार कैपिटलिज्म इज बेटर. वहाँ के लोग ऐसे भूखे नहीं मर रहे, वहाँ के गवर्नमेंट को फूड ग्रेन्स इम्पोर्ट कराने की नौबत नहीं आ रही, तो कैपिटलिज्म इज मच मोर बेटर एज कम्पेयर टू सोशलिज्म. इसी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन से वजह से उनको रियलाइज़ हुआ. ठीक है, इकोनॉमिक रीजंस क्या है? उनकी आर्मी, उनका जो सोवियत इकॉनमी थी वो दिन ब दिन डिटोरिएट हो रही थी. क्यों हो रही थी? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो मिलिट्री के ऊपर स्पेंड कर रहे थे. बेसिक नीड्स जैसे गुड्स उनको चीज़ें मिल ही नहीं रही थी. जब उनको बेसिक नीड्स नहीं मिल रही थी तो उनकी क्या थी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन होगी, गरीबी दिखने लगी. और यही गरीबी के वजह से लोगों को रियलाइज़ होने लग गया यहाँ पे कि कैपिटलिज्म बेटर है सोशलिज्म से. पहले उनको कब रियलाइज़ हुआ? पहले जब इनको पॉलिटिकल रीजंस के वे पे रियलाइज़ हुआ, जब उनको गवर्नमेंट जवाब नहीं देती थी, अकाउंटेबल नहीं थी, उनको बेसिक प्रिविलेजेस नहीं मिल रही थी. पॉलिटिकल रीजन से भी रियलाइज़ होने लग गया, इकोनॉमिक रीजन से भी उनको रियलाइज़ होने लग गया, जो मैंने अभी बताया. अब अदर रीजंस कौन से थे वो देखो. मैं इधर को हो रही हूँ थोड़ा. ओके, अदर रीजंस थे कि जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आने लगी थी ना कि नहीं यार ये मेरा देश है, मुझे मेरा कल्चर फॉलो करने देना चाहिए. ठीक है, किसके बीच में? ये जो रशिया के अंदर हो गया या बाल्टिक स्टेट्स हो गया जैसे एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, इसके वजह से भी सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ. जब उनको रियलाइज़ हुआ ना कि एस्टोनिया के लोगों को रियलाइज़ हुआ नहीं यार ये गलत है, हमको हमारा कल्चर फॉलो नहीं करने देते. ठीक है, नहीं यार ये गलत है, हमको प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए. ठीक है, जब ऐसी चीज़ें उनको रियलाइज़ होने लगी ना कि ये हमारा देश है, ये हमारा रिपब्लिक है, हम देखेंगे. रशिया कौन होता है देखने वाला, यूएसएसआर कौन होता है देखने वाला. जब ये चीज़ें उनको रियलाइज़ होने लगी तो वो कॉज बना डिसइंटीग्रेशन का. गॉर्बेचेव की पॉलिसीज़ वो तो डेफिनेट कॉज थी, क्योंकि उन्होंने अब उस पॉलिसीज़ के वजह से डेमोक्रेसी कैसे होती है वो टेस्ट देख लिया था. इतनी सी फ्रीडम थी उन पॉलिसीज़ के अंदर, ओपननेस और जो रीस्ट्रक्चरिंग थी, इतनी सी पॉलिसीज़ के अंदर उनको डेमोक्रेसी का टेस्ट ना समझ आ गया था और उन्होंने अब हाथ पकड़ लिया था. समझ गए? दैट्स ऑल. अब नेक्स्ट मैं स्लाइड टर्न कर लूँ, वो देखना. पहले मैं अपने आपको इधर कर दूँ वापस से. अब डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, अब हमको वो पढ़ना है. स्क्रीन को बड़ा कर दें. What were the consequences of disintegration? पहला था डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. जब ये सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ,
It had led to the end of the Cold War confrontations, ठीक है, and the ideological dispute between the two superpowers. जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया ना, ये जो रेड से दिखा है ना वो पढ़ो, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया तो क्या हुआ, कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशंस और आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स भी खत्म होगी. कोल्ड वॉर किसके बीच में था, यूएसए और यूएसएसआर. यूएसएसआर ही नहीं रहा, कम्युनिज्म वाली आइडियोलॉजी नहीं रही, तो काहे की लड़ाई फिर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, काहे की लड़ाई कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में. समझ रहे हो फ्रेंड्स कैसे. कोल्ड वॉर, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट तो कोई कोल्ड वॉर नहीं, क्योंकि कोल्ड वॉर था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में. अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, कोई आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ही नहीं रहा, क्योंकि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ कम्युनिज्म भी खत्म, आइडियोलॉजी भी खत्म. समझ गए. अब नेक्स्ट, मिलिट्री अलायंसेस हैड बीन अबॉलिश्ड एंड डिमांड अरोज फॉर द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी. अब जितनी भी मिलिट्री अलायंसेस थी, ठीक है, जितनी भी साइन हुई थी या फिर जो भी मिलिट्री का काम था ना, वो सब खत्म हो गया. ठीक है, अब डिमांड आई, वो 15 रिपब्लिक्स, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स ने डिमांड की, बस यार हाथ बांधे मैंने, हाथ जोड़े, मैं थक गया हूँ पहले ही यूएसएसआर और रशिया की गुलामी करके और रशिया को हेड मान के. अब नहीं, अब मुझसे और झगड़ा नहीं होता, अब मुझसे और प्रोटेस्ट नहीं होते. ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हाथ जोड़ के ऐसे खड़ी थी. ठीक है, उन्होंने कहा अब हमको सिर्फ वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी चाहिए. समझ गए. नेक्स्ट, मल्टीपोलर सिस्टम वॉज सप्रेस्ड, मल्टीपोलर सिस्टम वॉज सरपास्ड. क्या बोला, अब यूएसए ही रह गया, यूएसएसआर खत्म हो गया. अब ये था, अब तो यूनिपोलर वर्ल्ड आ जाएगा, या फिर जिसमें यूएसए सबका बाप बन के दिखाएगा, या फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड यूएसए की तरह और पावर्स आएंगी, जैसे कि रशिया हो गया, फिर रशिया, हाँ फिर रशिया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया. अब ऐसी कंट्रीज दिख रहा था कि अब ऐसी कंट्रीज आएंगी, मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा, मतलब कि राज एक का नहीं होगा, राज दो का नहीं होगा, सभी कंट्रीज आएंगी, ये 3-4 कंट्रीज आएंगी और ये बैलेंस मेंटेन करके रखेंगी. ठीक है, कोल्ड वॉर नहीं करेंगी जैसे यूएसए और यूएसएसआर की तरह, बैलेंस मेंटेन करेंगी. ठीक है, यही था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड आया, जहाँ पे कोई भी सिंगल पावर could dominate, where no single power could dominate, and a group of countries could play a crucial role in world politics. वही बताया, जहाँ पे अब यूएसए और यूएसएसआर, चाइना, यूएसएसआर डोमिनेट, वो खत्म हो गया, यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया, अब ये 4-5 ऐसे सुपर कंट्रीज, बहुत पावरफुल कंट्रीज आ जाएंगी, जहाँ पे कोई भी 2 कंट्रीज डोमिनेट नहीं करेंगी, कोई एक कंट्री डोमिनेट नहीं करेंगी, बल्कि सभी कंट्रीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेंगी. समझ गए. यूएसए बिकेम अभी देखो 2 ऑप्शन है, या मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जाएगा या फिर यूएसए एक सोल सुपर पावर बन जाएगा. ठीक है, एंड यूएसए बिकेम द सोल सुपर पावर. ठीक है, और साथ में क्या बोला, और ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बिकेम डोमिनेंट. ये तो पता ही है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डोमिनेंट तो हो गई. यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ, कम्युनिज्म खत्म हो गया, तो एक ही आइडियोलॉजी रह गई ना, कैपिटलिज्म, अब वो डोमिनेंट हो गई. और जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स और आईएमएफ जैसे है ना, आईएमएफ का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या होता है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को पैसा देती है ताकि वो अपने कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कर सकें. तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पावरफुल एडवाइजर्स बन गए. क्यों? ड्यू टू द इकोनॉमिक सपोर्ट टू दीज कंट्रीज ड्यूरिंग ट्रांजिशनल पीरियड. समझ गए, ये इकोनॉमिक सपोर्ट दे रही थी किसको, इन सभी डेवलपिंग कंट्रीज को या अंडर डेवलप्ड, खास करके ये 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स जो अभी इस टाइम कह रहे हो कि यूएसएसआर के जंगलों से बाहर निकली थी, अब इनको पैसों की नीड थी ना, अपनी इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए, क्योंकि यूएसएसआर तो नहीं रहा, तो उन्होंने इन इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की हेल्प ली. जब इन्होंने हेल्प ली, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन से, तो ये ज़्यादा डोमिनेंट बन गए. ठीक है, एक तरीके से कह लो कि यूएसए डोमिनेंट बन गया. क्यों मैम, यूएसए डोमिनेंट क्यों बन गया? हेल्प तो इनसे ली है, यूएसए से थोड़ा ना. बेटा, जो ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं ना, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुमको
यूएसए के कंट्रोल में है, समझ गए। नेक्स्ट, द मोटिव ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज्ड, द मोशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज्ड। अब किस चीज की शुरुआत होगी? लिबरल डेमोक्रेसी की, ठीक है। कट्टरपंथी फनेटिक्स वाले संकी बंदे गए एज अ वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। अब देखो फिर से अपने आपको थोड़ा ऊपर, नेक्स्ट, ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन many new countries emerged with the independent aspiration and choices। बताया यूएसएसआर 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स में सामने आया, मतलब कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद 15 कंट्रीज सामने, इंडिपेंडेंट कंट्रीज सामने आई, जिनकी खुद की चॉइसेस थी, जिनके खुद की एस्पिरेशंस थी, और उन चॉइसेस और एस्पिरेशंस का कोई भी गला नहीं घोट सकता, समझ के। नेक्स्ट, द बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स wanted to join EU and became the part of NATO। अब देखो EU क्या होता है छोड़ दो, इतना याद रख लो बस अभी के लिए कि जो बाल्टिक स्टेट्स है ना ये वाली, और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स हैं, इन्होंने नाटो को ज्वाइन कर लिया। क्यों ज्वाइन किया यार? क्योंकि अब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी फ्रीडम चाहती थी, दे ऑलरेडी वांट द फ्रीडम फ्रॉम कम्युनिज्म। अब डर ये था कि कल को कहीं, क्योंकि जियोग्राफिकली देखा जाए ना वो रशिया के बहुत पास है, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ठीक है, वो यूएसएसआर रशिया के बहुत पास है। अब कल को इन कंट्रीज़ को डर ये था कि हाय यार कल को कहीं फिर से यूएसएसआर जैसा कीड़ा, कोई ऐसी चीज़ फिर से ना बन जाए, कहीं फिर से वो उनके अंदर उनको कंट्रोल ना कर दे और उनके ऊपर कम्युनिज्म फिर से लागू ना हो जाए। चाहे यूएसएसआर ख़त्म हो गया पर कोई उसकी तरह उस जैसा ना कोई फिर से आके उनके ऊपर कंट्रोल कर दे, कम्युनिज्म लेके आ जाए। इसी डर के वजह से उन्होंने नाटो ज्वाइन किया। अगर कोई भी ऐसा उनके ऊपर अब करने की कोशिश करेगा ना अब, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो सारी की सारी नेटो की मेंबर कंट्रीज़ है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी कंट्रीज़ है, वो इनके ऊपर, जिन्होंने एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया को तंग करने की कोशिश की है, उनके ऊपर अटैक करेंगी मिलके। बिकॉज आपको पता है द अटैक ऑन एनी नाटो कंट्री मीन्स द अटैक ऑन एंटायर नाटो एंड द एंटायर नाटो विल टेक द रिवेंज फ्रॉम दैट कंट्री। डर यही था। अब अगर कोई उनके ऊपर एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, अब एज बिंग वो नाटो का पार्ट है, तो पूरी नाटो उनसे बदला देगी जिन्होंने अब इन कंट्री पे अटैक करेंगे। अब याद रखना, अब जब से वो नाटो का पार्ट है, अब बार बार बोल रही हूँ। द सेंट्रल एशियन कंट्रीज टुक द एडवांटेज ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशंस एंड कंटिन्यूड टू मेंटेन क्लोज टाई विद रशिया, वेस्ट चाइना एंड अदर्स। भाई इनको तो मैं क्या कहूँ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये कंट्रीज तो कंफ्यूज थी। पहले तो ये चाहती नहीं थी कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो। अब जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया है तो अब ये CIS का मेंबर है, जो मैंने अभी बताया आपको, पीछे डिस्कस किया था। इन्हीं को खुश करने के लिए CIS बनाया गया, डिटेल में पढ़ेंगे हम। और इन्होंने, क्योंकि रशिया के बहुत क्लोज है जियोग्राफिकली, मैप खोल के देखना, तो उन्होंने रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस बना लिए, चाइना के साथ भी बना लिए, और बाकी कंट्रीज़ के साथ। जो भी मल्टीपोलर वर्ल्ड में पढ़ा था ना अभी, मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये देखो, जो भी मल्टीपोलर वर्ल्ड में पावरफुल कंट्रीज इमर्ज हो रही थी ना, जैसे कि रशिया, आपका USA, चाइना, इंडिया, उन सब के साथ इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने कह दिया रिलेशंस बना लिए। अब बच्चा कंफ्यूज मत होना यहाँ पे कि आप सोचो कि मैम ने यहाँ पे मल्टीपोलर पढ़ाया, फिर यहाँ पे US बिकेम डोमिनेंट। बेटा मल्टीपोलर वर्ल्ड ना एकदम से नहीं उभर के आता, टाइम लगता है। यहाँ पे बोल रहे हैं चांसेस ये होंगे या फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो जाए, या US अकेला सुपर पावर है, सोल सुपर पावर बन जाए। नो डाउट US अकेला सोल सुपर पावर बना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं आया, वो भी है और US भी डोमिनेंट है, दोनों इकट्ठे ही चला है। इस चीज़ को याद रखो, इतना मत घुसने की कोशिश करना, बिकॉज इट्स पॉलिटिक्स, कंफ्यूज ही होगे और कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अब शॉक थेरेपी क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और शॉक थेरेपी में
शॉक थेरेपी के बाद क्या इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, अब हम ये देखेंगे, ठीक है। अब सुनो, शॉक थेरेपी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। द शॉक थेरेपी वॉज अ स्टेट ऑफ अफेयर्स विच सिग्निफाइज, एक मिनट में अपना पेन को खोल लूँ प्लीज, काइंडली एडजस्ट, एक नया टेक्नोलॉजी है तो उसमें टाइम लगता है। शॉक थेरेपी वॉज द स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, विच सिग्निफाइज द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म बाय अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। क्या बोल रहे हैं, शॉक थेरेपी का मतलब ये है कि आपने क्या है, आइडियोलॉजी का चेंज होना। शॉक थेरेपी सिंपली मीन्स द शिफ्ट ऑफ द आइडियोलॉजी फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। समझ के, कम्युनिज्म को छोड़ के कैपिटलिज्म को फॉलो करना इज द शॉक थेरेपी, ठीक है। जो भी अब ये हुआ कहाँ पे था, अब ये रशिया में हुआ था, सेंट्रल एशिया में हुआ था, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में हुआ था, किसके इन्फ्लुएंस में हुआ था, वर्ल्ड बैंक और IMF के इन्फ्लुएंस में। अब सिंपल सी बात याद रखना, शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी वो है जहाँ पे आइडियोलॉजी का शिफ्ट है, किसमें, कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में। अभी हमने पीछे लाइंस पढ़ी थी कि द पोस्ट कम्युनिस्ट ब्लॉक, ठीक है, फॉलोड कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी। पीछे खोल के देखना, पढ़ी है हमने ये लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि शिफ्ट होगी आइडियोलॉजी से, शिफ्ट होगी आइडियोलॉजी से किसमें, कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में, ठीक है ना। वो लाइन का मतलब यही हुआ कि द शिफ्ट ऑफ आइडियोलॉजी फ्रॉम द कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। जब ऐसी शिफ्ट होती है ना आइडियोलॉजी में, उस चीज को हम क्या कहेंगे, शॉक थेरेपी। द शॉक थेरेपी वॉज अ स्टेट ऑफ अफेयर्स विच सिग्निफाइज द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म खत्म हुआ, फॉलोड बाय अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। चाहे उस खत्म होने के वजह से या होने पे कितना दर्द हुआ होगा, कितने प्रोटेस्ट हुए, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में तूफान आया, ठीक है, एक पावरफुल, एक पेनफुल प्रोसेस था इस ट्रांजैक्शन का, किसमें, फ्रॉम कम्युनिज्म टू सोशल कैपिटलिज्म टू लिबरल डेमोक्रेसी। समझ गए, सिंपल सी बात समझना, कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म पे शिफ्ट, आइडियोलॉजी का चेंज, इसको हम शॉक थेरेपी कहेंगे। कहाँ पे हुआ था, रशिया में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में, किसके इन्फ्लुएंस से, IMF और वर्ल्ड बैंक के इन्फ्लुएंस से। अब क्या थे कॉन्सिक्वेंसेस शॉक थेरेपी के, पहले ये था, अब आपको पता है सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में गया। सोशलिज्म मतलब कि सब कुछ स्टेट का होगा। तो पहली बात, कोलैप्स ऑफ स्टेट कंट्रोल लार्ज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो स्टेट के अंडर थी, वो इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, कोलैप्स होगी। और कुछ जो इंडस्ट्रीज थी, 90% ऑफ इंडस्ट्रीज जो थी ना, जो स्टेट की थी, वो लोगों को बेच दी गई। कहते हैं कि बहुत कम भाव में, जिन्हों कहते हैं ना कोड्या दे पा चीज़ बिकी, घाटे में बेच दी गई। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइन। रूबल क्या होता है, रूबल करेंसी है किसकी, ये रशिया वगैरह की। तो इसकी जो वैल्यू है ना, ये कम होगी, रूबल का मतलब कि रूबल की वैल्यू कम होगी, ठीक है। जैसे कई बार कहते हैं ना इंडियन रुपी की वैल्यू कम होगी, वैसे। अब GDP ऑफ रशिया डिक्लाइन। अब GDP क्या होता है, ठीक है। GDP से पहले एक पॉइंट छूट गया प्लीज, एक देखो, इन्फ्लेशन वॉज हाई। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन हैपन्स व्हेन द प्राइजेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीज्ड। अब इन्फ्लेशन क्यों होती है, क्यों प्राइजेस गुड्स एंड सर्विसेज के बढ़ जाते हैं, जब आपकी डिमांड किसी चीज़ के लिए बढ़ जाती है तो ही आपके प्राइजेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। समझ गए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, क्यों बढ़ गई, क्योंकि वहाँ पे प्राइजेस जो थे गुड्स के बढ़ गए। अब प्राइजेस गुड्स के क्यों बढ़ गए, क्योंकि सबसे बड़ी बात, सोशलिज्म खत्म हो गया। जो सब कुछ पहले स्टेट के अंडर था ना, अब वो चीज़ खत्म होगी, अब लोगों को देना शुरू कर दिया। अब हर बंदा भूखों की तरह, भूखे इंसान की तरह लेने लग गया, ये मैं ले लूँगा, ये मैं लूँगा, ये मैं लूँगा, ये मैं लूँगा। जब ज़्यादा मतलब कि वो डिमांड करने लग गए चीज़ें, तो डेफिनेट सी बात है प्राइजेस तो बढ़ जाएंगे ना। कुछ सोच के देखो, सबकी डिमांड बढ़ गई, अभी अभी स्टेट ने पीछे हट गए, स्टेट से चीज़ें लेके लोगों को देनी शुरू कर दी, तो सभी कहेंगे मैं भी दे देता हूँ। प्रॉपर्टी में जैसे होता है ना कि प्रॉपर्टी की रेट गिरे नहीं
तो सब पागलों की तरह खरीदने लग जाएंगे, रेली 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 रेली, सभी देने लग जाएंगे, पागलों की तरह देने लग जाएंगे। तो एकदम से क्या होगा, डिमांड बढ़ गई, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइजेस को इंक्रीज कर देगी कि तुम लोग सीधे हो जाओ, इन्फ्लेशन कर देगी वो, ठीक है। यही चीज़ थी। इन्फ्लेशन क्यों हुई, गवर्नमेंट पीछे हट गई थी, तो मार्केट में एक था कि अब लोग खरीद सकते हैं, तो लोगों ने प्रॉपर्टीज या चीज़ें अपनी खरीदनी शुरू कर दी, धड़ाधड़ दे लोग पे लोग खरीद रहे थे। जब ऐसे चीज़ होने लग गई तो क्या हुआ, प्राइजेस गुड्स के बढ़ गए, क्योंकि चीज़ों के पीछे से शॉर्टेज होने लग गई, समझ गए। नेक्स्ट, जीडीपी ऑफ रशिया डिक्लाइन। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, मतलब कि all the goods and services which are produced within the geographical territory of the country, जो भी सामान जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस कंट्री के टेरिटरी के अंदर, ठीक है, उसको हम कहेंगे जीडीपी। जैसे जितना भी सामान इंडिया के बाउंड्री के अंदर हो रहा है ना, उसको जीडीपी होगा वो। तो सिमिलरली जो भी सामान प्रोड्यूस हो रहा था ना उनकी टेरिटरी के अंदर, उनके जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर, वो धीरे धीरे कम हो गया। क्यों हो गया, पहली बात इंडस्ट्रीज ही नहीं रही, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज तो कोलैप्स हो गई थी, कुछ क्या लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वर कोलैप्स्ड। जब इंडस्ट्रीज ही नहीं रही, जब इंडस्ट्रीज ही कोलैप्स हो गई, तो वो बेटा कहाँ से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ से वो जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर से चीज़ें बनाएंगे। नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश द पीपल इनटू पॉवर्टी। अब कुछ लोगों के साथ क्या हुआ, जो सोशलिज्म के अंदर जिनका मेन मोटिव था सोशल वेलफेयर, लोगों को रोटी कपड़ा मकान जैसी बेसिक नेसेसिटीज दी जाती थी, अब जो वो उनको नहीं दी जा रही थी, जब कम्युनिज्म ख़त्म होगी, ओवरथ्रो होगी, तो वो क्या हुआ, वो पॉवर्टी में आ गए। अब उनको ये बेसिक नेसेसिटीज नहीं दी जा रही थी, अब वो गरीब हो गए कुछ लोग। अब देखा जाए, ओवरऑल कंक्लूजन किया जाए कि हालत ख़राब ही हुई है, उनकी हालत कोई बढ़िया नहीं हुई है। शॉक थेरेपी के बाद जो ये आइडियोलॉजी का शिफ्ट है, उसके अंदर उनकी जो हालत है, इट वॉज डिटोरिएटेड, इट वॉज नॉट इम्प्रूव्ड, रादर इट वॉज डिटोरिएटेड। क्या कंडीशन ऐसे ही रही, क्या रूबल का प्राइस कम ही होता गया, या इन्फ्लेशन बढ़ती ही गई, या फिर जीडीपी कम ही होता गया? नहीं ना, सिचुएशन इम्प्रूव होती है। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ठीक है, हर रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है। तो यहाँ पे भी सवेरा हुआ शॉक थेरेपी के बाद। जब कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म पे आए तो क्या इम्प्रूवमेंट हुई, अब हम वो देखेंगे। स्क्रीन बड़ा कर दें एक बारी। देखो, मोस्ट ऑफ द इकॉनमी स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000 के टाइम पे वो बहुत सारी इकॉनमीज जिनका घाटा हुआ था इस शॉक थेरेपी की वजह से, इस आइडियोलॉजी के शिफ्ट के वजह से, ठीक है, जैसे इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो रही थी, वो अब ठीक होने लग गई। द रीज़न क्या था, रीज़न ये था, कुछ कंट्रीज जैसे कि अज़रबैजान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और रशिया जैसी कंट्रीज़, जिनके पास ऑयल का रिजर्व इतना ज़्यादा था, कैन यू इमेजिन, इतना ज़्यादा, अब वो ये जो ऑयल था ना वो बेचने लग गई, दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने लग गई। जब उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया तो उनके पास पैसा आने लग गया, उस पैसे के साथ उन्होंने अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव किया। और जो बाकी कंट्रीज़, उनकी हालत कैसे ठीक हुई? अब जो ये इनको जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं ना, ये कंट्रीज जैसे रशिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, जिनके पास ऑयल बहुत ज़्यादा है, ये कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? एक पाइपलाइन होती है, समझ रहे हो मेरी बात को, पाइपलाइन, ठीक है, उस पाइप के अंदर ऑयल को डाला जाता है, लंबी सी पाइप होती है, और दूसरे कंट्री में भेजा जाता है। अगर सपोज रशिया से अफ़गानिस्तान तक ऑयल जाना है, ठीक है, तो रशिया से पाइप खींची जाएगी और अफ़गानिस्तान तक कितनी लंबी पाइप बनाई जाएगी जो अफ़गानिस्तान तक रहेगी, ठीक है। अब उस पाइप के अंदर ऑयल डालेंगे और वो पाइप वहाँ पे पहुँच जाएगी। जैसे पानी की नहीं होती, पानी की पाइप, पानी ऑन करते तो पाइप में से पानी निकलता है और हम गार्डनिंग करते हैं ऐसे 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 करके, वैसे ही था सेम। अब ये जो पाइप है ये सीधा हवा में तो नहीं होगी ना, ये बहुत सारे रशिया से अफ़गानिस्तान के बीच में बहुत सारी कंट्रीज़ आती होंगी, ठीक है, मैप खोल के देखना, बेलारूस आ गया, यूक्रेन आ गया, ठीक है, पाकिस्तान भी बीच में आता होगा, मैप खोल देना। तो अब अब वहाँ से पाइप पास होगी,
अब डेफिनेट सी बात है, वो आपको ऐसे तो पाइप लगाने नहीं देंगे, बदले में आपको कुछ देना होगा। तो वहाँ पे पाइप, उनकी कंट्री से पाइप सेट करने के लिए, ठीक है, आपको उनको रेंट देना होता है, ठीक है, वो रेंट दोगे, इस तरीके से उनको भी बेनिफिट हुआ। जो बाकी कंट्रीज़ को वहाँ से रेंट मिल गया, उस रेंट से भी उनकी कंडीशंस इम्प्रूव होने लग गई। समझ रहे हो ना? उस पाइपलाइन को ऐसे थोड़ा ना आप दूसरे की कंट्री में सेट कर दोगे, आपको उनको कुछ ना कुछ तो देना होगा, तो वो आप रेंट पे करते थे। समझ गए? ओके, ठीक है। इस तरीके से उनकी जो हालत थी वो इम्प्रूव होने लगी। अब नेक्स्ट स्लाइड। ख़त्म हुआ शॉक थेरेपी का सफ़र, सब कुछ ख़त्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है।